रिकॉर्डिंग शुरू कर रहे हैं बेटा। नमस्कार। आज हम कर रहे हैं इंदिरा गांधी का युग और विदेश नीति। इससे पहले की रिकॉर्डिंग्स आप लोगों से विनती है एक बार जाके घर में या आज ही सुन लीजिएगा, तो इससे लिंक हो जाएगा। उसमें पंचशील के सिद्धांत को आपको एकदम सबको याद कर लेना है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कौन से 5 सिद्धांतों में भारत की विदेश नीति किनके आधार पर बनाई गई। जब स्वतंत्रता मिली देश को ना, तो कुछ आधार बना दिए। जैसे संविधान बना ना बेटा, कि देश कैसे चलेगा, संविधान बना और वो लागू तो एक्चुअली 1950 में हुआ है, लेकिन उसके अंतर्गत ये निर्धारित कर दिया जाएगा कि कैसे देश का काम चलेगा। तो अब हम कर रहे हैं इंदिरा गांधी के युग में विदेश नीति। इसको सुनिए। जब इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला, तब भारत पाकिस्तान, ये इंदिरा गांधी का समयकाल जो है इंदिरा गांधी के युद्ध में विदेश नीति, ये इसमें हम कवर करें 1980 से 84। 1980 से 84 जब उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला, उस समय पाकिस्तान तथा चीन से युद्ध भारत कर चुका था और देश की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई। ऐसी अवस्था में इंदिरा गांधी ने देश को नेतृत्व प्रदान किया और उससे विश्व की प्रमुख शक्तियों में स्थान दिलाया। ये सरल है, इसमें कोई ज़्यादा आपको कठिन बात नहीं है। इसमें ये बताया जा रहा है कि जब देश युद्ध की स्थिति में था, पाकिस्तान और चाइना से युद्ध चल रहा था, वैसी परिस्थितियों में वह प्रधानमंत्री बनती है और कुशलता पूर्वक देश को आगे ले जाती है। हम हारते नहीं हैं। पाकिस्तान से हम जीतते हैं। हाँ, चीन हमें धोखा देता है, लेकिन वो भी एक सबक था हमारे लिए। चीन से हम धोखा पाए। विदेश नीति की दृष्टि से उनके कार्यकाल को 2 भागों में बांटा गया। तो हम इंदिरा गांधी के कार्यकाल को 2 भागों में बांट रहे हैं। आप ये रिकॉर्डिंग में सुन लीजिए। 2 भाग हैं। एक है 1966 से 1977। मैं महीने नहीं लिख रही हूँ क्योंकि याद करने में मुश्किल होते हैं। और दूसरा कार्यकाल है 1980 से 84। बेटा ये ऐसे याद नहीं होगा, जब इसके पॉइंट्स पढ़ लेंगे ना, किसी घटना से रिलेट करके साल आसानी से याद होता है, ऐसे नंबर याद नहीं होता। सुनिए। ये इंट्रोडक्शन था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने नेहरू के द्वारा जो प्रतिपादित बुनियादी नीति थी, उसका पालन करते हुए स्थिति के अनुसार विदेश नीति को बदला। जो नेहरू जी ने सिद्धांत बनाए थे विदेश नीति के, उन्हीं का अनुसरण करती है, लेकिन जैसे हालात बदलते जाएंगे वैसे वो नीति को भी बदलती जाएंगी। देखो बेटा, पाकिस्तान से खतरा है तो पाकिस्तान से युद्ध करना, लेकिन चीन जब हमें धोखा देता है तो फिर चीन के प्रति हमारी नीति को भी हमको बदलना पड़ेगा। वो भरोसे के लायक नहीं रहेगा, तो वो स्थिति अनुसार नीति में परिवर्तन करते हैं। उन्होंने भारत की गुट निरपेक्ष नीति को स्वतंत्र और सक्रिय बनाने का प्रयास किया। ये क्योंकि आप लोगों ने वो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं सुनी है, मैंने हालांकि ग्रुप में मैसेज डाला था कि बेटा देख लो, शायद मैंने कल ही तबीयत खराब हुई। हाँ, गुट निरपेक्ष नीति को स्वतंत्र और सक्रिय बनाने का प्रयास किया। गुट निरपेक्ष भारत की क्या नीति है? गुट निरपेक्ष। इसको मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ। गुट प्लस निरपेक्ष। गुट यानी ग्रुप, निरपेक्ष यानी हम सम्मिलित नहीं होंगे। पक्ष लेना होता है किसी के साथ होना, और निरपेक्ष होने का मतलब होता है किसी का साथ। 2 महाशक्तियां हैं, एक है अमेरिका और एक है सोवियत संघ, लेकिन हम दोनों गुटों में सम्मिलित नहीं, हम तटस्थ रहेंगे। हमारे हित, देश के लिए जो हितकारी हम बोल रहे वो अपनाएंगे। क्यों हमने ये नीति अपनाई? अगर हम किसी के साथ हो जाएंगे तो मानी सी बात है, हम दूसरे के से शत्रुता का निमंत्रण कर लेंगे। लेकिन आपको ये बताऊं, गुट निरपेक्ष नीति आधार बनी भारतीय विदेश नीति का, लेकिन इसमें एक नुकसान था। अगर आप किसी के साथ गुटबंदी नहीं करेंगे तो फिर उसका सहयोग भी मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिससे आप आर्थिक सहयोग मांगे फिर ये चाहेगा कि आप उसके साथ रहो राजनीति में भी। समझे बात को? तो बाद में आप देखते हैं कि भारत जो है सोवियत संघ का मित्र बना, ना कि अमेरिका का। हाँ या ना?
भारत की मित्रता सोवियत संघ से हुई थी ना, यूएसएसआर से, और अमेरिका से नहीं हुई थी। और अमेरिका किसका साथी था? पाकिस्तान का था और है। अब तो यूएसएसआर का विघटन हो गया है ना, और लेकिन अमेरिका अभी महाशक्ति, और अगली महाशक्ति उभर के आ गया है चाइना। अब तो आर्थिक लड़ाई चल पड़ी है विश्व के अंदर, और अभी लेटेस्ट तो चल रही है मिडिल ईस्ट कंट्रीज से। नॉस्ट्राडामस एक व्यक्ति हुए, उन्होंने तृतीय विश्व युद्ध की बात कही थी कि मुस्लिम और क्रिश्चियन राष्ट्रों में तो यही चल पड़ी है भैया। अब ये जो ईरान को लेके लड़ाई चल रही है, उसमें सब खाड़ी देश एक तरफ हो जाएंगे, मुस्लिम एक और क्रिश्चियन शक्तियाँ। भैया अमेरिका कर तो रहा है, परेशान कर रहा है ना ईरान को। तो ये तृतीय विश्व युद्ध की तैयारी। वापस आ रहे हैं इंदिरा गांधी के युग में विदेश नीति। हमने गुट निरपेक्ष आपको समझाया। वे नीति को सक्रिय बनाना चाहते हैं, मतलब हम चुपचाप नहीं बैठे रहेंगे। अगर हमारे से रिलेटेड कोई बात आएगी तो हम उस पर स्टैंड भी लेंगे। उन्होंने यह अनुभव कर लिया था कि भारत अपनी प्रतिरक्षा के लिए अधिक दिनों तक शक्तिशाली राष्ट्रों पर भरोसा नहीं कर सकता। इस सेंटेंस का तात्पर्य यह है कि हमको अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। दूसरे से हम रक्षा मांगे यह उचित नहीं है। हम अपने संसाधन खुद डेवलप करें। संसाधन क्या होते हैं? रिसोर्सेज यानी संसाधन। संसाधन दो प्रकार के ईश्वर द्वारा दिए गए। ईश्वर तो सारे ही संसाधन देता है। उसमें एक खनिज एक संसाधन होते हैं प्राकृतिक, और एक होता है मानव संसाधन। कौन से संसाधन होते हैं बेटा? ध्यान से सुने, अगर रिकॉर्ड करना है तो रख दीजिए, आपके इंस्ट्रूमेंट में रिकॉर्ड हो जाएगा। एक प्राकृतिक संसाधन और एक मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन है और मानव संसाधन सही है तो फिर उसका उपयोग कौन करेगा? सबसे ऊपर मानव संसाधन। जहाँ के मानव की बुद्धि परिपक्व है, सही है, सकारात्मक है, वहाँ वो संसाधन कम होकर भी देश को प्रगति कराएगा। उदाहरण जापान, द्वीपों को मिला के बना हुआ एक छोटा सा देश जो आर्थिक महाशक्ति बन गया, क्योंकि वहाँ का मानव संसाधन या वहाँ के नागरिक जो हैं बहुत हाई क्वालिटी के हैं। उनका मानना है कि देश सर्वोपरि है, वो कदापि स्ट्राइक नहीं करते। उनको कोई भी कष्ट होता है, कोई भी दिक्कत होती, काला बैज लगा के काम करते रहते हैं। जब से हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरा तब से जापानियों ने ठान लिया कि हमारे देश को इन्होंने अलाइड पावर्स ने, मित्र राष्ट्रों ने नष्ट कराया, अतः आज के बाद कदापि स्ट्राइक नहीं करेंगे। क्योंकि एक मिनट मल्टीप्लाइड बाय टोटल जापान की पॉपुलेशन, इतने सैकड़ों मिनट का नुकसान होगा, पैसे का नुकसान होगा देश को। समझ रहे हो बात को? उन्होंने कहा हम स्ट्राइक, बस वो काला बैज बांध लें या काली टोपी लगा लें, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है वहाँ पर। जैसे यहाँ धरने पे बैठना, धरने पे वहाँ नहीं बैठना पड़ता है, क्योंकि उसमें राष्ट्र का नुकसान होता है। काम रोकने का मतलब है पीछे जाना, राष्ट्र उत्पादन रुकना। ठीक है बेटा? तो ये हम आपको बता रहे हैं कि मानव संसाधन सबसे बड़ा होता है, और प्राकृतिक संसाधन जिसमें जल, थल, वायु, खनिज पदार्थ, ये सारे आ जाएंगे, यह भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो वो कहती हैं कि हमको राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना है। अब इनकी उपलब्धियाँ सुनो। इसमें हेडिंग्स के तहत बेटा दिया गया उपलब्धियों में पड़ोसी राष्ट्रों के साथ संबंध। विदेश नीति की दृष्टि से इंदिरा गांधी ने दो बातों पे बहुत ध्यान दिया। एक, पहला बात, इंडिया का इंटरेस्ट सबसे ऊपर रहेगा, मतलब हमारे देश का इंटरेस्ट की रक्षा हमको पहले करनी है। दूसरा बात, सहयोग की नीति हम अपनाएंगे। सहयोग और वैमनस्य। बेटा सुन रहे हो ये बच्चे? आप सुन रहे बेटा? आपका नाम बोलिए बेटा। शीतल। शिवली, कौन बच्चा देखता है? तुम देख सकते हो? लो बेटा, ये कैमरा जरा सा क्लास की तरफ रोटेट कर दो तो क्लास के सब बच्चों की फ़ोटो आ जाएगी इसमें। रोटेट कर दो पूरी क्लास को। ये तो सामने कैमरा चल रहा है तो। हाँ, ये मेरी तरफ चल रहा है। हाँ, वो दिखा दो, फिर फॉर्न करके मेरी तरफ हो गया। क्लास को कवर कर दो, पूरा रूम कवर कर दो, एक तरफ मेरी तरफ तक आ जाए। हाँ, पूरी क्लास आ जाएगी इसमें। हो गया? ऑन है ना रिकॉर्डिंग? ठीक है बेटा। अब हम कर रहे हैं कि इंडिया का इंटरेस्ट ऊपर रहेगा, दूसरे सहयोग की नीति होगी अंतर्राष्ट्रीय मामलों। सुनिए इसको। मैत्रीपूर्ण संबंध कैसे हो गए? भारत ने नेपाल और अफगानिस्तान के साथ जो संबंध करे
वो आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध बनाए, बर्मा के साथ समझौता किया। नेपाल और अफगानिस्तान के साथ कैसे संबंध हैं? अर्थव्यवस्था में भी और संस्कृति में भी, ठीक है। और बर्मा के साथ क्या है? समझौता है, ये राजनीतिक समझौता। और श्रीलंका के साथ विवादित मामलों को सुलझाया। श्रीलंका के साथ विवाद चला है LTTE को लेकर। तमिल ओरिजिन के लोग वहाँ जाकर बस गए थे और भारत में तमिल लैंड अलग बनाने की बात कर रहे थे। तो क्योंकि भारत का विघटन होता उसे करने से, तो भारत और श्रीलंका में ठनी रहती थी। आपको याद दिला दे, राजीव गांधी की मृत्यु का कारण LTTE की लाइव बम एक लेडी बनी थी, याद है? भारत हमेशा की तरह पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध, तो ये हम पढ़ रहे हैं इंदिरा गांधी और पड़ोसी देश। आपने पढ़ा नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका। फिर आप पढ़ रहे हैं कि पड़ोसी देश पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान से अच्छे संबंध बनाना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान की विकृत नीतियों ने दोनों देशों के मध्य 1971 में टकराव को निश्चित कर दिया। भारत तो क्या चाहता है? सौहार्द, लेकिन पाकिस्तान की ऐसी मंशा नहीं थी। इसलिए 1971 में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब देखो युद्ध ज़्यादातर पड़ोसी राष्ट्रों में होता है, क्योंकि पड़ोसी राष्ट्रों में ही सीमा को लेके झगड़ा होता है, हाँ या ना? युद्ध प्रायः पड़ोसी राष्ट्रों में होगा। ऐसा नहीं होगा कि भारत और अमेरिका के बीच युद्ध हो जाए। भारत और अमेरिका के बीच यदि युद्ध होगा तो वो विश्व युद्ध की कैटेगरी में होगा, तब होगा। अमेरिका के खेमे में कोई है, सोवियत संघ के खेमे में कोई है, तब विश्व युद्ध में भारत सम्मिलित हो। नहीं तो इतना दूर का इलाके में झगड़ा उत्पन्न नहीं होता, आसपास में बाउंड्रीज को लेके झगड़ा होता है। तो भारत मित्रता चाहता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं है। इसलिए 71 में युद्ध की परिस्थिति बनती है। इस युद्ध में भारतीय सेना को विजय मिलती है और इसको गौरवपूर्ण कहा जाता है। इस विजय ने पाकिस्तान को 2 भागों में विभाजित कर दिया। क्योंकि आप देख नहीं सकते हैं तो मैं आपको समझा रही हूँ। आप जहाँ भी बैठे हैं, आप अपने सामने इमेजिन करें भारत का मानचित्र। भारत के मानचित्र में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तर पश्चिम में ऊपर की ओर पाकिस्तान है, उत्तर पश्चिम, और उत्तर पूर्व की ओर हिमालय, ठीक है। आप जहाँ बैठे हैं वहाँ से इमेजिन करें। आपके सामने यदि भारत का मानचित्र है तो लेफ़्ट साइड पे ऊपर होगा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, और राइट साइड पे ऊपर होगा आपका कौन सा आएगा? चाइना का बॉर्डर लगेगा, हिमालय, और हिमालय के बाद चाइना। तो जो पाकिस्तान का इलाका था, पाकिस्तान ने जो था ये राजस्थान के ऊपर वाला इलाका पे तो पाकिस्तान का कब्जा था ही था, और पाकिस्तान के पास कुछ इलाका ये जो वेस्ट बंगाल नहीं है स्टेट, है ना, पश्चिमी बंगाल स्टेट है, वो वाले इलाके में भी इनका कब्ज़ा था पाकिस्तान का। तो भारत क्या करेगा? जब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होगी 71 में, तो ये जो वेस्ट बंगाल वाला इलाका है इसको बांग्लादेश बना दे। समझ में आया? तो पाकिस्तान के पास 2 इलाके रहे, एक उत्तर पश्चिम में और एक वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल को पाकिस्तान से लेकर भारत बना देता है इंडिपेंडेंट बांग्लादेश, और उस इलाके में जो सेना भारत भेजता है उसका नाम होता है मुक्ति वाहिनी। अब आ रहे हैं हम सोवियत संघ। ये थोड़ा सा जनरल हिस्ट्री है बेटा, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, तो ये सरलता से याद हो जानी चाहिए। अगर आपने 1-2 रीडिंग लगा ली तो आप आराम से लिख ले जाएंगे। फिर आता है कि सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप से कैसे संबंध थे। भारत और सोवियत संघ के मध्य संबंध हमेशा से अच्छे रहे। अभी बताया मैंने आपको। 1971 में सोवियत संघ और भारत के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर हुए। कौन सा साल है? 71 में संधि। बेटा PDF आपको जा चुका है और ये वॉइस रिकॉर्डिंग जारी है, ठीक है। इसको प्ले कर लेना इससे, क्योंकि मेरी आवाज़ है और मेरी भाषा है तो ये आपको सरल पड़ेगी। इसको पढ़ने के बाद जैसे आप स्मरण करके याद करते हैं वैसे कर सकते। इस संधि में किसके बीच संधि हो रही है? इंडिया और USSR
आर। बोलो, बोलते भी जाओ, क्योंकि बोलोगे नहीं तो नींद आ जाएगी क्लास में। फिर इंडिया और यूएसएसआर या इंडिया और सोवियत। बेटा बोलने से, क्योंकि आप देख नहीं पा रहे हैं इसलिए बोलने से ही आपको याद भी होगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा। इस संधि ने भारतीय उपमहाद्वीप में स्थिरता और शांति स्थापित होने में बड़ी मदद करी। इस संधि से क्या होगा कि इस इलाके में शांति आएगी, दोनों, क्योंकि दोनों के मैत्रीपूर्ण संबंध है। तो मित्रता तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है, तो शांति और प्रोग्रेस। प्रोग्रेस को क्या बोलोगे हिंदी में? प्रोग्रेस की हिंदी बोलोगे, हर जीवन के हर पहलू में प्रोग्रेस होगी। जब दो देश आपस में मिल जाएंगे तो आर्थिक प्रोग्रेस की हिंदी बोलो, विकास 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 होगा। सोवियत संघ भारत की मदद करेगा, भारत सोवियत संघ की मदद करेगा। आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, चहुं ओर से व्यापार और आर्थिक विकास होगा तो कृषि, उद्योग, व्यापार। अर्थव्यवस्था में आपको बताया था 3 चीज़ें आती हैं, तो कृषि, उद्योग, व्यापार का विकास होगा। एक दूसरे से तकनीक का लेन देन करेंगे। बेटा ये यहाँ लिखा नहीं है, अगर लंबा करना जब पड़े तो अपने मन से आपको कर लेना, क्योंकि अब आप छोटे नहीं रहे, अब आप एमए में आ गए और वो भी एमए फाइनल में 4th सेमेस्टर, इसके बाद सीधे जेआरएफ और जेआरएफ के बाद मेरी तरह टीचर। अब हो सकता है ईश्वर करे 2-3 साल में आपको मेरे जैसा बन जाना है, तो अब मेरे जैसा बन के पढ़ाना है, तो फिर ये सीख लो कि बच्चों को कैसे समझाना है। बच्चों को तो समझाना डिटेल में पड़ता है ना, उनकी भाषा में जनरल पॉइंट्स लेके। अब आते हैं गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता मैंने अभी बताई थी, गुट प्लस निरपेक्ष। हम किसी गुट के साथ नहीं होंगे, अर्थात हम गुट निरपेक्ष होंगे। अधिक व्यापक रूप से इसको स्वीकार किया। उन्होंने प्रयास किया कि गुट निरपेक्ष देशों में एकता और पारस्परिक सहयोग। उन्होंने एक, इसमें क्या क्या याद करोगे बेटा? पहले गुट निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? हर चीज़ को जो वर्ड आए उसको पढ़ो, घबराना नहीं। अगर कोई बिना पढ़ा क्वेश्चन आए उसको पढ़ो, सोचो, उसका शाब्दिक अर्थ सोचो, उसके क्या फीचर्स बनेंगे सोचो, और अपने वर्ड्स में उसका मूल्यांकन करो। समझ रहे हो बात को? कोई वर्ड आए और ना समझ में आए क्वेश्चन पेपर में, तो वही क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ लेना। ये मेरा अपनाया हुआ तरीका है। दूसरी भाषा में पढ़ने से एकदम से समझ में आ रहा। और तीसरा तरीका है, अगर तब भी ना समझ में तो टीचर को बुलवा लेना। एग्ज़ाम में आप टीचर से आंसर नहीं पूछ सकते, लेकिन टीचर से अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें क्या लिखना है तो वो पूछ सकते। ठीक है, तो वो इंडिकेट कर देंगे कि बेटा ये क्वेश्चन में ये आपसे उम्मीद की जाती है कि आप ये विवरण देंगे, तो फिर आप कर सकते हैं। ये आपके अधिकार में आता है। क्वेश्चन पेपर पढ़ने में हालांकि घबराहट बहुत होती है बेटा, फिर भी 5 मिनट का समय दे, और उसके बाद पहला क्वेश्चन स्लो रहेगा, क्योंकि पहले क्वेश्चन में नर्वसनेस होती है। लेकिन आप ये अनुभव करेंगे और आपने किया होगा कि 30-40 मिनट बाद आपकी घबराहट अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि आप भूल जाते हैं कि हम घबरा रहे हैं, आप लिखने में व्यस्त। हाँ, लेकिन फिर 5 अगर टोटल क्वेश्चंस होते थे हमारे ज़माने में, अब जितने भी क्वेश्चंस हो आपके, लॉन्ग होंगे शॉर्ट होंगे, तो पहले में लग जाएगा ज़्यादा समय। फिर आपके पास कितने घंटे होते हैं? आपके पास 3 घंटे होते हैं, तो पहला तो चले जाएंगे 40-50 मिनट, फिर बकाया 2 घंटे में आपको सारे क्वेश्चंस कवर करने होंगे, चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट। तो ये हुआ गुट निरपेक्षता। क्या कहा फिर? चीन और इंदिरा गांधी के बारे में सुना। भारत लगभग यह प्रयास करता रहा कि चीन से उसके संबंध अच्छे हो जाए। 1976 में भारत ने पीकिंग कौन सा शहर है चाइना का, में भारतीय राजदूत की नियुक्ति करी। उनकी राजधानी है पीकिंग। वहाँ पर राजदूत नियुक्त करते हैं जो चीन के साथ संबंधों को सुधारने का प्रयास करते हैं। तो इंदिरा गांधी के काल में नियुक्त किया जाता है एम्बेसडर, इंडियन एम्बेसडर टू चाइना। बोलो, इंडियन एम्बेसडर टू चाइना। इसको क्या बोलते हैं? भारत का राजदूत या उच्च आयुक्त। उच्च आयुक्त बोलो, बोलने से तुम्हारी पार्टिसिपेशन होगी और याद भी हो जाएगा, और यहाँ मन क्लास में लगा रहेगा। अन्यथा अगर चुप बैठे ना बेटा तो कुछ और दिखाई देगा। दोपहर का हॉस्टल का भोजन या ये समस्या वो समस्या, टहलेगा दिमाग। ये बोल के पढ़ने का तरीका सदा अच्छा माना गया है, उससे याद जल्दी होता है। आप भले ही दृष्टिबाधित हो, लेकिन आप आवाज़ सुन सकते हैं, ये सौभाग्य है आपका, तो ये इसका लाभ लीजिए।
अब आए अमेरिका से संबंध। बेटा अभी बताया था अमेरिका तो खेमे में है पाकिस्तान से, तो जरा इस संबंध के 2 मेन पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, इसको समझ लीजिए। श्रीमती इंदिरा गांधी अमेरिका और वियतनाम के बीच चल रहे संघर्ष को समाप्त देखना चाहती थी। अमेरिका का वियतनाम से युद्ध चल रहा था, तो इन्होंने कहा कि वो समाप्त हो जाना चाहिए। वो चाहती थी कि वियतनाम से संघर्ष बंद हो और वहाँ पर रचनात्मक कार्य किए जाएं। मतलब इनकी नीति रही कि युद्ध की परिस्थितियाँ शत्रुता की ना हो, ये मतलब इनकी मंशा थी। बस दूसरा पॉइंट है, हम यहाँ पे बहुत डिटेल में हर पॉइंट में नहीं जा रहे, क्योंकि हमें इनकी पूरी विदेश नीति बतानी है। तो हर राष्ट्र पे अगर 2-2 4-4 लिखेंगे, सेंटेंस लिखेंगे तो हमारा समय पूरा हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है, हिंद महासागर में किसी प्रकार का टकराव नहीं चाहती थी। हिंद महासागर कहाँ है? अगर आपके सामने, आप जहाँ भी बैठे हैं, आप अनुमान करिए आपके सामने भारत का मानचित्र है, तो एक तिकोना इलाका है ना नीचे, भारत की तटीय रेखा में एक तरफ अरब सागर है और एक तरफ हिंद महासागर। तो अरब सागर किस तरफ है? जिस तरफ गुजरात है, हाँ पश्चिम साइड, और पूरब साइड कहाँ है? हिंद महासागर। और हिंद महासागर से आगे बढ़ो तो बंगाल की खाड़ी की तरफ चले जाते हैं, है ना बेटा? हाँ, तो उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा हिंद महासागर में परमाणु अड्डा कायम करने के निर्णय की भर्त्सना की और उसे विश्व शांति के लिए खतरा बताया। ये हिंद महासागर में अमेरिका और ब्रिटेन क्या चाह रहे थे? परमाणु अड्डा बना, ये इनकी योजना थी। इसका जो है वो विरोध करती हैं, कहती हैं इससे जो है इस इलाके की शांति चली जाएगी। बेटा कोई हथियार लेके तुम्हारे सर पे खड़ा हो जाए तो उससे शांति होगी या अशांति? और हथियार भी सबसे शक्तिशाली, शांति का तो वो द्योतक हो ही नहीं सकता। तो ये हुआ चीन, फिर आया अमेरिका। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि उन्होंने आर्थिक सहयोग पर बल दिया। मैंने आपको बताया था जब हम विदेश नीति बोलते हैं, आप ये नोट कर रहे हैं कि सकारात्मकता पे बोल रही है, बात कर रही हैं, ये मित्रता की बात कर रही है। बहुत तेज तर्राट लेडी थी, आयरन लेडी भारत की कही गई है, लेकिन ये मित्रता की बात कर रही हैं। और मित्रता क्यों कर रही हैं? क्योंकि मित्रता से हर तरह का लाभ होगा। जब राजनीतिक सहयोग की बात होगी तो फिर वो मिलके आर्थिक सहयोग की तरफ भी बढ़ जाएगा। और आर्थिक सहयोग हमेशा छोटे देश को बड़े देश से लेना ही पड़ता है। हो सकता है कभी प्राकृतिक आपदा आ जाए, विपदा आ जाए, या ना भी आए तो हम अपने डेवलपमेंट के लिए या विकास के लिए भी लोन या सहायता ले सकते हैं, या तकनीकी सहायता ले सकते हैं। आर्थिक सहयोग पर बल, इसके विवरण सुन लीजिए, मैंने अपने शब्दों में आपको बता दिया। इंदिरा गांधी के दशक में भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू आर्थिक सहयोग पर ज़्यादा से ज़्यादा बल देना था। विभिन्न देशों के साथ आर्थिक सहयोग के लिए एक संयुक्त कमीशन बनाया गया। उन्होंने क्या किया? कमीशन क्या होता है बेटा? कमीशन की हिंदी जानते हो? प्रतिनिधि मंडल, बोलो, रिपीट करो। प्रतिनिधि मंडल हमारे देश का दूसरे देश में जाएगा, वो क्या करेगा? जैसे उच्चायुक्त जाता है वैसे प्रतिनिधि बना दिए, हमारे प्रतिनिधि वहाँ जाएंगे, उनके यहाँ आएंगे। अगर आपस में सहयोग करना है, हम वहाँ जाके उनके हालात देखेंगे, उनके रिसोर्सेज देखेंगे, उनकी तकनीक देखेंगे और उससे सीखेंगे। उनके प्रतिनिधि हमारे आके हमारा सीखेंगे। तो ये क्या होगा? आदान प्रदान। और इससे क्या होगा? आर्थिक विकास, राजनीतिक सौहार्द। इस तरह से आपको अपने शब्दों में लिखना है। सहयोग के कार्यक्रम, ये संयुक्त कमीशन होगी, सहयोग के आर्थिक कार्यक्रम होंगे, खास तौर पर एशिया के इलाके में, अफ्रीका के इलाके में और लैटिन अमेरिका में। ये सारे देश अगर विश्व का मानचित्र देखेंगे तो ये दक्षिण विश्व के मानचित्र को अगर बीच में लाइन खींच दें तो ये दक्षिण के इलाके में मिलेंगे, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका। अमेरिका 2 भाग, उत्तर और दक्षिण। तो दक्षिण अमेरिका का भी एक ही पार्ट लैटिन अमेरिका है। ये तीनों के नाम इसलिए दिए गए कि ये विकासशील देश है। और भारत क्या था? विकासशील देश।
तो हम किससे संबंध कायम करेंगे? अपने जैसे विश्व मानचित्र में और देश। शुरू करो एशिया से, जो हमारे भारत के पास है, फिर बढ़ो अफ्रीका, और अफ्रीका से आगे बढ़े तो साउथ अमेरिका में लैटिन अमेरिका। याद हुआ? अब आई भैया परमाणु विस्फोट की बात। अभी दादागिरी करने वाले देश थे ना, ये दादागिरी, दो दादागिरी करने वाले राष्ट्र थे, एक था अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। अब तो एक ही दादागिरी करने वाला रह गया, लेकिन अब यूएसए को टक्कर देने के लिए आ गया चाइना, और दूसरे नॉर्थ और साउथ कोरिया के वो दोनों शासक जो आफत किए रहते हैं। बहुत जबरदस्त। क्या किम 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 किंग किंग कॉन्ग किंग जोंग, बहुत जबरदस्त, बहुत खतरनाक। अब परमाणु विस्फोट सुनो। श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विकसित करने के लिए 18 मई 1874 को पहला परमाणु विस्फोट किया। इसको ज़रा सा आप याद कर लें, पहला परमाणु विस्फोट का साल। और वैसे तो तारीख भी याद नहीं, 18 मई याद कर लो, ये आम का महीना, एग्ज़ाम का महीना है, अप्रैल मई, ठीक है। 18 मई 1974 साल, ये ज़रूर याद कर लेना ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। पहला परमाणु विस्फोट, फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, ये बेटा ऐतिहासिक रूप से इम्पोर्टेंट। अब आया इंदिरा गांधी का, हमने युग बताया था, दो युग, एक 70s वाला और एक 80s में, और प्रधानमंत्री अलग अलग समय काल में बने। तो ये जो दूसरा युग आता है इनकी विदेश नीति का, ये 80 से 84 का है। जनवरी 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी पुनः प्रधानमंत्री बनती हैं। इसके बाद भारतीय विदेश नीति में प्रमुख आयाम निम्नलिखित रहे। तो मतलब इनके 80 से 84 तक जो इन्होंने विदेश नीति अन्य देशों से अपनाई, उसके क्या मेन पॉइंट्स है, पहले मैं मेन पॉइंट सुना दूँ, फिर डिटेल में जाती हूँ, उससे थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। सुनिए, पहला तो ये है कि 7वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हो, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क, SAARC, इसको बोलिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। मतलब साउथ एशिया में एक ऐसी एसोसिएशन बनी है जो रीजन में कोऑपरेशन के लिए, इसी से इसका मत तात्पर्य बोल दो। और फिर उद्देश्य क्या होंगे? हर तरह की कोऑपरेशन, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, जीवन के जितने पहलू उतनी कोऑपरेशन, उतना विकास, राजदूतों का एक्सचेंज, प्रोग्राम का एक्सचेंज, प्रतिमंडल का एक्सचेंज। बना सकोगे शॉर्ट नोट इस तरह से? मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से बात को बढ़ा के लिखना। समझ में आ रहा है बेटा? हाँ, स्वयं से अपनी सोचने की शक्ति का विकास करो, अपने बोलने की शक्ति का विकास करो, उससे तुम रिटन एग्ज़ाम और ओरल एग्ज़ाम दोनों दे सकोगे। और जो लेक्चरशिप में जाओगे ना, वाइवा में जाओगे तो बोल सकोगे, और लेक्चरशिप में भी बेटा ओरल इम्तिहान होगा, है ना, रिटन ओरल दोनों फेस करना। ये तो नहीं कि हम दृष्टिबाधित है तो हमारे से एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, इम्तिहान तो हमसे लिया जाएगा। और क्यों नहीं हम कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? अब हमारे पास सब संसाधन है। अब आया 7वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन का आयोजन। ये हुआ 1982 में, 7वां गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसको ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार कर लीजिए, इसका साल रहेगा 1982। ये ऑब्जेक्टिव के लिए कर दीजिए कि 7वां सम्मेलन कब होगा, ठीक है, 1982। श्रीमती गांधी 3 वर्षों के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्षा निर्वाचित हुई। 3-3 साल के लिए कोई इसका अध्यक्ष बनाया जाता था। इससे न केवल तीसरी दुनिया के देशों अपितु विश्वव्यापी स्तर पर भारत की विदेश नीति में नए आयाम आए। तो ये गुट निरपेक्ष आंदोलन में वे सारे देश सम्मिलित हो जाएंगे जो इस बात में विश्वास करते हैं कि हमें महाशक्तियों के खेमे में ना जाकर अपने देश की इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनानी चाहिए। आपने सुना मेरे को? गुट निरपेक्षता क्या होगी कि हम किसी गुट में सम्मिलित नहीं होंगे, ना हम अमेरिका के साथ और ना हम यूएसएसआर के साथ। ये बच्चा जो बीच में बैठा है, इसका नाम क्या है बेटा?
तुम्हारा नाम बेटा बोलो। हाँ, अपना नाम बोलो। शीतल, ये बच्चा क्या नाम क्या है? आकाश बेटा, आकाश बोलो बेटा, अन्यथा तुम वो जा रहे हो, निष्क्रिय हो जा रहे हो। ठीक है बेटा। गुट निरपेक्ष आंदोलन में विदेश सम्मिलित हो रहे हैं जो किसी महाशक्ति के साथ जाना उचित नहीं समझते। अब आ रहा है चीन के साथ संबंध। ये संक्षेप में विवरण है। चीन के साथ संबंधों को वो अच्छा करना चाहती थी। 1981 में उन्होंने उच्च स्तरीय वार्ता करी ताकि आपसी समस्याएं सुधर सकें, लेकिन 1983 में भारत का और 1983 में उन्होंने एक वार्ता के लिए मंडल भेजा। उन्होंने क्या किया? चीन के साथ संबंध सुधारने के लिए प्रयास किए, वार्ता करी 81 में, और 83 में प्रतिनिधि मंडल भेजा। आपको ये साल याद रहे तो बहुत अच्छा, ना रहे तो ये बता दीजिएगा कि उनकी मंशा अच्छे संबंधों की थी, तो इसके लिए उन्होंने बातचीत पहले करी और फिर प्रतिनिधि मंडल भेजा। अमेरिका से संबंध फिर याद दिला दूँ, अमेरिका के खेमे में है पाकिस्तान, और पाकिस्तान से आपकी दुश्मनी, क्योंकि आपका बॉर्डर, आपको डिवाइड एंड रूल करके अंग्रेज़ों ने पाकिस्तान को क्रिएट किया है। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1982 ईस्वी में अमेरिका की 9 दिवसीय यात्रा करी। मैंने बताया था ना, पहले देश में जब 2 देशों में आपसी संबंध होंगे तो पहले वैचारिक स्तर पे होंगे, फिर एम्बेसडर भेजा जाएगा, फिर प्रतिनिधि मंडल भेजा जाएगा, फिर एग्रीमेंट होगा। हाँ या ना? अब बताओ, मैंने जो बोला उस बात को कौन बच्चा बोल पाएगा? अगर 2 देशों में संबंध होंगे तो पहले तो हम सोचेंगे, विचार करेंगे, फिर क्या करेंगे? हम अपनी नीति बनाएंगे, फिर क्या करेंगे? कमिश्नर बना सकते हैं, फिर क्या करेंगे? प्रतिनिधि मंडल भेज सकते हैं, और फिर क्या होगा? प्रतिनिधि मंडल जाएगा तो जीवन के किसी भी पहलू में विकास और संधि, एग्रीमेंट हो सकता है। करेक्ट? तो ये अपने आप से बना के लिख सकते हो, ये हर जगह तुम फिट कर सकते हो। मतलब ये गलत बात नहीं है, कोई सट्टा नहीं मार रहे हो तुम। मतलब ये एक प्रक्रिया है, इतिहास, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हर कोई जो जन्मा है वो आयु पूरी होने पर क्षीण हो जाता है, वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। मानव जीवन, अन्य किसी जीव का जीवन, किसी देश का जीवन, हर वो जो स्थापित होता है वो उत्कर्ष तक पहुंचने के बाद फिर उसका पतन होता है। क्लियर? ये सतत प्रक्रिया है इतिहास में, इसलिए कहा जाता है हिस्ट्री रिपीट्स इट्स सेल्फ। इतिहास अपने आप को दोहराता है हर युग में, हर काल में। तो अमेरिका के साथ संबंध वो अच्छा करना चाहती थी, खुद यात्रा पे गई। इस यात्रा से भारत और अमेरिका के संबंध जो है बेहतर या स्थिर हुए। अच्छे तो नहीं थे क्योंकि पाकिस्तान का साथ दे रहा है अमेरिका, लेकिन वो उसे सुधारने का बातचीत के द्वारा और कूटनीति के द्वारा संबंधों में बदलाव लाया जा सकता है। नीति और कूटनीति में क्या फ़र्क है? नीति धर्मानुसार, नीति वह जो उचित है, और नीति के आगे जब कूट लग गया तो नीति को तुमने दिया कूट। और कूटनीति किसने सिखाई तुम्हें? चाणक्य ने। येन केन प्रकारेण सत्ता पे आप काबिज रहे, गद्दी आपके हाथ में रहे। क्या बोला मैंने? येन केन प्रकारेण, चाहे जैसे ऑल इज वेयर इन लव एंड वॉर, युद्ध और जंग में सब जायज़ है, लेकिन धर्म में ऐसा नहीं होता। हर धर्म में जो सही है वो सही है, और सत्य एक है, और हर धर्म में वही है। हर धर्म में जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, महिलाओं का सम्मान और सदा सत्य बोलो, हर धर्म में है। मानते कि नहीं मानते हैं? अब धर्म भगवान ने तो नहीं बनाए थे धर्म का भेदभाव, धर्म जाति कोई भेदभाव, भगवान ने खाली लिंग का भेदभाव बनाया, बकाया कोई भेदभाव नहीं बनाया। और वो भी भेदभाव वो प्रकृति का उसूल है, भगवान ने सृष्टि की रचना के लिए ये लिंग का भेद किया, बाकी कोई भेद भगवान द्वारा नहीं किया गया है। बाकी सब मानव निर्मित है और वो एक दूसरे को लड़ाने का काम करता है। आप अगर सांप्रदायिकता की नीति पढ़ेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जब लोगों को डिवाइड किया जाता है तो उससे क्या होता है? अशांति। तो अमेरिका से संबंध हो गए। फिर आता है लंदन में भारत महोत्सव। अब ये क्या कर रही हैं कि भारत का महोत्सव भी ऑर्गेनाइज करा रही। महोत्सव क्या होता है बेटा? कल्चरल महोत्सव की हिंदी क्या होती है?
महोत्सव को महोत्सव ही बोलते हैं। उत्सव, उत्सव जब महान स्तर पर हो तो महोत्सव। क्लियर? हर चीज़ को शाब्दिक अर्थ से ले चलो, शाब्दिक अर्थ लो, फिर उसके फीचर्स बोलो और फिर उसका लाभ और हानि बताओ। हानि हो ही नहीं सकता। महोत्सव होगा, हमारा महोत्सव वहाँ ऑर्गेनाइज होगा तो हमारी सी बात है, हम जाएंगे, हमारे देश में जो जो अच्छे काम हुए हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल, सब हमारे नुमाइंदे वहाँ जाएंगे और महोत्सव लगाएंगे। उसमें जो देखने आएगा तो फिर उनके साथ हमारे संबंध अच्छे होंगे, हमारी जानकारी उधर जाएगी, उनकी जानकारी हमारी पास आएगी, आदान प्रदान होगा। और ये आदान प्रदान नकारात्मक कदापि नहीं है, ये सकारात्मक है। नकारात्मक युद्ध होता है, नकारात्मक द्वेष होता है। महोत्सव और उत्सव नकारात्मक, तो इससे विकास होगा। तो लंदन में उन्होंने महोत्सव कराया, ये 1982 में अपने समय काल में। तो इसमें संस्कृति, कला, ये सब का आदान प्रदान होगा। अफ़गानिस्तान संकट पे उनका भारतीय दृष्टिकोण क्या था बेटा? अफ़गानिस्तान में जो है सोवियत संघ के हस्तक्षेप को भारत ने अनुचित कार्रवाई माना और कहा कि भारत, बेटा इसको पैर को मत हिलाओ, इसको अनुचित कार्रवाई माना। अफ़गानिस्तान में सोवियत संघ के हस्तक्षेप को भारत ने अनुचित कार्रवाई माना और कहा कि भारत किसी भी बाहरी सेना की उपस्थिति को अनुचित मानता है। अफ़गानिस्तान भारत से लगा हुआ देश है, वहाँ पे सोवियत संघ इंटरफियर कर रहा था। जब भारत खुद में किसी की इंटरफियरेंस नहीं एक्सेप्ट करता तो उसने कहा कि अफ़गानिस्तान में भी इंटरफियरेंस गलत। हालांकि सोवियत संघ का साथी रहा भारत, लेकिन गलत बात को गलत ठहराने की हिम्मत भी, इसे कहते हैं गुट। हम सहयोग सोवियत संघ का ले लेंगे, लेकिन ये नहीं गुट बन जाए कि सोवियत संघ जो कुछ भी करेगा उसमें हम सम्मिलित रहेंगे। नहीं, हमारे देश के लिए जो हितकर है वही हम करेंगे और हमारे देश की विदेश नीति के जो आधार सिद्धांत हैं हम उन पर चले रहे। ठीक है? वो पंचशील को सबको याद करना है। पंचशील, अगर कल क्लास है तो पंचशील की रिकॉर्डिंग मैंने डाली हुई है बेटा, ज़रा सा उसको ज़रा सा सुन के आना और सुनने के बाद याद करने की कोशिश कर। उसको आपको एकदम मुखस्त करना पड़ेगा 5 पॉइंट्स। ठीक है? वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपकी लैंडमार्क घटनाएं होती, जैसे 1857 जानना ज़रूरी है। जैसे अकबर को जैसे अलाउद्दीन, अकबर, औरंगज़ेब, ईस्ट इंडिया कंपनी, 1857, 1947, इस तरह से जो चीज़ अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जो आधार है हमारी नीति का, वो आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है? अफ़गानिस्तान के साथ फिर वो रशिया का विरोध कर रही हैं और इस पर सोवियत संघ ने भारत को आश्वस्त किया कि अफ़गानिस्तान सरकार के आग्रह पर उसकी सेना वापस बुला ली जाएगी। तो सोवियत संघ कहता है कि नहीं, हम अपनी सेना को वहाँ से हटा लेंगे। ये सब बातों को पढ़ने से ये स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री के रूप में वे सशक्त थी और उनकी जो नीति थी वो भी सशक्त थी। तो वो क्या कहलाएंगी? एक सकारात्मक और पॉजिटिव प्राइम मिनिस्टर। बोलो, सकारात्मक और शक्तिशाली प्राइम मिनिस्टर। और उनकी नीति भी क्या कहलाएगी? शक्तिशाली नीति या सशक्त नीति अपनाएंगी, सख्त नीति अपनाएंगी, देश की रक्षा की नीति अपनाएंगी और गुट निरपेक्षता की नीति अपनाएंगी और अपने आसपास के देशों में भी उनके कल्याण के लिए आवाज़। ठीक है? 2 चीज़ें हैं। एक, मैं अपने देश में, मैं नहीं बोल रही हूँ, इंदिरा गांधी की मंशा रही होगी कि मैं अपने देश में किसी का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करूँगी, मेरे देश का हित सर्वोपरि है। दूसरे, मेरे आसपास भी यदि अनुचित होता है तो मैं उसके खिलाफ बोलने का बूता रखती हूँ। ऐसा यदि मैं करती हूँ तभी तो मैं शक्तिशाली हूँ। अगर मैं गलत को गलत नहीं कह सकती तो मैं फिसड्डी खिलाऊंगी भाई। सही बोले कि नहीं बोले देसी भाषा में? गलत को गलत और महाशक्ति को गलत बोलने की नीति एक पावरफुल आदमी ही कर सकता है। इसलिए इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा गया। आयरन लेडी का मतलब क्या होता है? आयरन उतना मजबूत जितना कि इस्पात, लोहा और इस्पात। ये हो गया बेटा पूरा का पूरा आपका विदेश नीति इंदिरा गांधी के समय में। और इसमें हमने कर लिया है, सार्क को भी कवर किया।
सार्क पे कुछ नोट्स और हैं, इसी में आगे वो बाद में कर लेंगे। इस तरह से मैंने आपका 4th यूनिट पूरा कवर कर दिया है। फॉरेन पॉलिसी के आधारभूत सिद्धांत, नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी बचे हैं, और लास्ट यूनिट में चाइना, यूएसएसआर और यूएसए, और सार्क थोड़ा सा अभी किया, थोड़ा सा और करेंगे, ठीक है। 3rd यूनिट इस तरह से आपकी 4th पूरी हो गई है। 5th की आपके पास PDF है, लेकिन वॉइस